नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 के प्रथम चरण के सभी 30 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल किया था। आज हम उसके आगे के 30 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा प्यारा देश क्या हो, भारत हो, ठीक है। हमारा ये प्यारा देश क्या हो, भारत हो, ठीक। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं जो ये प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत में जो कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी वो स्थित कहाँ है। फिर विद्यार्थियों से पूछा जा रहा है कन्याकुमारी स्थित कहाँ है। क्या वह क्या वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, या भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है, या भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या में क्या बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए व्याख्या में बड़े अच्छे ढंग से प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा पर दिन रात लगभग वर्ष भर बराबर होते हैं। ठीक है, अतः जो स्थान भूमध्य रेखा के समीप होगा वहां दिन रात के समय में कम अंतर होगा। फिर विद्यार्थियों हमसे व्याख्या में ये बता रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अर्थात कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे प्रश्न में ये डिमांड कर रहे हैं कि लिस्ट वन और लिस्ट टू, तो ठीक है मैं दे रहा हूं, आप बताएंगे कि ग्रह का नाम और सूर्य से कितनी दूरी है। ठीक है, और दूरी की एक इकाई की भी चर्चा है, खगोलीय इकाई की चर्चा है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि सूर्य की दूरी कितनी है, क्या 0.4 खगोलीय इकाई है। ठीक है, मतलब बुध की सूर्य से दूरी क्या 0.4 खगोलीय इकाई है। क्या शुक्र की पृथ्वी से सॉरी क्या शुक्र की सूर्य से दूरी 0.7 खगोलीय इकाई है, या फिर पृथ्वी की जो दूरी है, ठीक है, सूर्य से दूरी 1.40 इकाई है, खगोलीय इकाई है, या फिर जो मंगल की दूरी है 1.5 खगोलीय इकाई है। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर हम देखें बुध की, ठीक है, बुध की कितनी दूरी है सूर्य से, तो 0.4 एयू है। ठीक है, अगर शुक्र की बात करें, ठीक है, शुक्र की बात करें तो सूर्य से दूरी कितनी है, 0.7 एयू है। ठीक है, अगर पृथ्वी की बात करें तो सूर्य से दूरी कितनी है, 1.0 एयू है। ठीक है, मंगल की दूरी कितनी है, 1.5 एयू है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा पहला विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, पुनः देखेंगे अगर हमसे पूछे कि बुध की सूर्य से दूरी कितनी है, तो आपको बताना होगा सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, आप इससे भी अनुमान लगा सकते थे। ठीक है, आप इससे भी अनुमान लगा सकते थे, आप इससे भी प्रश्न सही कर सकते थे, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट क्या है, बुध ही है। ठीक है, अब देखिए किसी विकल्प में देखिए कहीं पहले पे बुध नहीं दिया 0.7, और एकमात्र विकल्प में है ये। ठीक है, इससे भी आप प्रश्नों को सही कर सकते थे। ठीक, अब देखिए शुक्र की दूरी कितनी है, ठीक है, सूर्य से, तो सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी कितनी, 0.7। यदि हम बात करें पृथ्वी की दूरी कितनी है, ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों पृथ्वी की दूरी कितनी है सूर्य से, 1.7 एयू। ठीक है, फिर यदि हम बात करें मंगल की तो उसकी दूरी 1.5 एयू खगोलीय इकाई है। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या पर आते हैं। व्याख्या को देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। कह रहा है कि ग्रह का नाम और सूर्य से दूरी, ठीक है, ग्रह का नाम और सूर्य से दूरी की चर्चा करते हुए पहले हमें यह बताया जा रहा है कि ग्रह का नाम और सूर्य से दूरी, तो हमें बता रहे हैं कि बुध, ठीक है, बुध जो ग्रह है वह 0.4 या जिसको आप 0.39 खगोलीय इकाई या एयू है। ठीक है, अगर हम बात करें शुक्र की तो उसकी दूरी कुल कितनी है, ठीक है, सूर्य से दूरी 0.723 जिसको हम 0.7 कह सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी से दूरी की बात करें, पृथ्वी का सूर्य से दूरी की बात करें तो 1.0 एवी या 1 एयू है। ठीक है, 1 एयू है, खगोलीय इकाई है। मंगल की दूरी की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों 1.524 खगोलीय इकाई सूर्य से दूरी है मंगल की। ठीक है, अब व्याख्या में कह रहे हैं नोट, ठीक है, कुछ नोट करके हमें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ अन्य ग्रहों के नाम एवं सूर्य से उनसे दूरियां इस प्रकार हैं। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे बृहस्पति की दूरी पूछे तो 5.0 क्षमा चाहेंगे 5.203 खगोलीय इकाई। शनि की दूरी की बात करें तो 9.539। ठीक है, अगर हम अरुण की बात करें जिसे यूरेनस कहते हैं तो 19.18 खगोलीय इकाई। यदि हम वरुण की बात करें तो उसकी दूरी कितनी है, तो 30.06 खगोलीय इकाई है। और अगर प्लेटो की बात करें,
प्लेटो की बात करें तो 39.53 खगोलीय इकाई दूरी है। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। क्या वह 24 जनवरी 1950 को अपनाया, 26 जनवरी 1950 को अपनाया, 15 अगस्त 1947 को अपनाया, या 14 अगस्त 1947 को अपनाया। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि भारतीय, ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया, ठीक है, राष्ट्रगीत को कब अपनाया, तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछा ये जाए कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रगीत को या संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया, तो आपको बताना होगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं। बहुत शानदार व्याख्या में बता रहे, कह रहे हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने, ठीक है, अब देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। मूलतः मूलतः संस्कृत में रचित यह गीत, ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि मूलतः संस्कृत में रचित यह गीत आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, जैसे अभी कभी प्रश्न बन जाए कि जो हमारे देश का राष्ट्रगीत है, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपना लिया, आप बताइए किस ग्रंथ से लिया गया, तो आनंद मठ से। ठीक है, इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया। प्रिय विद्यार्थियों, यह भी कभी प्रश्न बन सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको सर्वप्रथम कलकत्ता के किस अधिवेशन में, ठीक है, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन कब 1896 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि कौन सा न्यायिक, समझ आएंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्र बनाए रखने के लिए, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक पाबंदी लगाता है। फिर विद्यार्थियों, हमसे एग्जामिनर यह पूछ रहा है कि इनमें कौन सा कानून है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, ठीक है, कि कोई राजनीतिक दबाव ना पड़े उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण, ठीक है, सरकार के मंत्रियों पर एक पाबंदी लगाता है। ठीक है, इसका उत्तर देखिए, क्या समझौता अधिनियम 1700, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005, उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1981, ठीक है, न्यायाधिकरण तथा पूछताछ अधिनियम 1992। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर यह होगा कि संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005। ठीक है, 2005 जो संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 था, ठीक है, वो क्यों आया, ठीक है, वो इसलिए आया ना कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ठीक है, वो हमेशा बरकरार रहे। ठीक है, और न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर पाबंदी लगाता है। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि 2005, ठीक है, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005, ठीक, व्याख्या को प्रिय विद्यार्थियों हम लोग बहुत मन से देखेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि संवैधानिक सुधार अधिनियम का अध्याय 4 अपने अनुच्छेद 3, ठीक है, के चौथे एवं पांचवें खंड द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मंत्रियों द्वारा न्यायाधीशों तक विशेष विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में उत्तरदायी मंत्रियों पर एक पाबंदी प्रत्यारोपित करता है। यह कानून ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, अगर हमसे पूछे, ठीक है, कि किस, ठीक है, हमसे पूछे कि कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों के को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक पाबंदी लगाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा सरकार के मंत्रियों पर पाबंदी, कौन सा, तो संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे पूछा ये जा रहा है, देखिए अब देखिए ये भी प्रश्न ना प्रथम चरण और द्वितीय चरण में रिपीट हुआ। ठीक है, उसके पहले जो हमसे पूछा कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, वह भी प्रश्न प्रथम चरण में रिपीट हुआ था। ठीक है, अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है, ठीक है, व्यवहारिक समझे, मान लीजिए हम लोगों की आय 10 रुपए हो डेली की, खर्चा 12 रुपए हो, तो
इकोनॉमिक्स की भाषा में आप समझिए सरकार हो, आपकी आय 10 रुपए हो, ठीक है, आपका खर्चा 12 रुपए हो, तो मौजूदा खर्च की तुलना से कम हो रही है आपकी आय, ठीक है, 12 रुपए खर्चा 10 रुपए आय है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, क्या बजट घाटा कह देंगे उसको, राजकोषीय घाटा कहेंगे, या फिर राजस्व घाटा कहेंगे, या प्राथमिक घाटा कहेंगे, तो आप इसे राजस्व घाटा कहेंगे। फिर विद्यार्थियों अगर सरकार की जो वर्तमान आय हो अपने मौजूदा खर्च की तुलना से में कम हो, ठीक है, तो उसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, व्याख्या को देखेंगे, हमसे कह रहे हैं जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। बजट घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ठीक है, सरकार के कुल व्यय में दोनों मदें आती हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसी प्रकार कुल प्राप्तियों में उक्त दोनों मदों से प्राप्त आय शामिल है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि बताइए आप हमें कि भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है, देखिए ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बन चुका है, पीसीएस में भी प्रश्न ये रिपीट है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। क्या सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, या फिर प्रोफेसर एच सी मुखर्जी थे, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो कौन थे, तो भारत के पहले संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि पहले क्या हुआ था, पहले अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, पुनः उसके बाद क्या हुआ, स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अगर हमसे पूछे कि भारत के संविधान के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अब देखिए किस कौन से बैठक में, जब प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर को, तो क्या होता है, देखिए कहानी क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ कि अगर हमसे पूछे भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भाई साहब पहले बैठक 9 दिसंबर को हुई, दूसरी 11 को हुई, तो पहले में भले इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो पहले अध्यक्ष तो यही हुए। ठीक है, अब बाद में जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है, तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको क्या हुआ, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये तो बात का विषय है, हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको एग्जामिनर को यह बताना होगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हम लोग, हमसे कह रहे हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर यह पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, और यह पूछा भी गया है। ठीक है, अब देखिए सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। बीएन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कि कब स्थायी अध्यक्ष, तो 11 दिसंबर 1946 को। कौन बना स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। फिर विद्यार्थियों अगर हमसे एग्जाम में पूछ ले कि संवैधानिक सलाहकार में किसकी नियुक्ति हुई, ठीक है, जो एक संवैधानिक सलाहकार का पद था उस पर किसे नियुक्त किया गया, तो आपको बताना होगा कि बीएन राव जी को, किसको, बीएन राव जी को क्या किया गया, संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। प्रिय विद्यार्थियों हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, हमसे पूछा है कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 335, तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सही उत्तर होगा भारत के संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ। ठीक है, क्या 315 में हुआ, 320 में हुआ, 325 में, या 335 में, तो इसका सही उत्तर होगा कि 315। ठीक है, किसके अंतर्गत हुआ, तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हुआ। ठीक है, अब व्याख्या को देखते हैं, हमसे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रिय विद्यार्थियों हमसे यह पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 315 के अंतर्गत बताया भी जा रहा है कि अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रिय विद्यार्थियों को ध्यान देना होगा कि अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लोक सेवा के आयोग का गठन का प्रावधान है, न कि केवल संघ का, बल्कि जो राज्यों के संघ लोक सेवा आयोग है उनका भी जो है प्रावधान है।
अनुच्छेद 316 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। ठीक है, अगर हम बात करें 316 में क्या है, ठीक है, तो 316 में कि जो लोक सेवा के सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कितनी अवधि होगी। ठीक है, अब देखिए 317 में अंतर्गत लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे इसी बारे अगर प्रश्न पूछ ले कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आपको बताना होगा अनुच्छेद 317। फिर देखिए अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों का उल्लेख है। ठीक है, अब आपसे पूछे एग्जामिनर कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कृत्यों का उल्लेख है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा 320। देखिए 100 बात की एक बात अगर हमसे पूछे कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो 315 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है। फिर विद्यार्थियों हमसे पूछा ये जा रहा है कि संसद में सरकारी विधेयक का क्या अर्थ है। संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है? सत्तारूढ़ पार्टी सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक, सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक, ठीक है, या फिर संसद के दोनों सदनों में किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों में किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक को क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कहते हैं। पुनः प्रश्न सुनेंगे, हमसे असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 की परीक्षा में एग्जामिनर ने पूछा कि संसद में सरकारी विधेयक का क्या अर्थ है। ठीक है, क्या अर्थ है संसद में सरकारी विधेयक का क्या अर्थ है, तो आपको बताना होगा कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा का मंत्री हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य हो, तो लेकिन वो मंत्री होना चाहिए। ठीक है, वो मंत्री होना चाहिए, उसके द्वारा क्या है प्रस्तुत विधेयक को क्या कहेंगे, तो सरकारी विधेयक कहेंगे। अब देखिए संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं। पहला क्या, सरकारी विधेयक, ठीक है, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी। सरकार के मंत्री द्वारा प्रस्तावित, ठीक है, विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है, सरकार का मंत्री कोई विधेयक ले आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, सरकारी विधेयक। किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गैर सरकारी सदस्य का विधेयक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि मूलभूत कर्तव्यों मतलब मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया। प्रिय विद्यार्थियों हमसे ये पूछ रहे हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि ये हमारे संविधान में पहले से उपस्थित थे नहीं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक संविधान संशोधन किया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन किया, उसके बाद क्या हुआ 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, फिर एक बार संशोधन हम लोगों ने किया 86वां संविधान संशोधन 2002 में, फिर हम लोगों ने एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। लेकिन हमसे पूछा यह जा रहा है कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया। ठीक है, क्या 1970 में, 1976 में, 1978 में, 1980 में, तो इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 अधिनियम द्वारा क्या किया गया, समाविष्ट किया गया। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या कह रहे हैं व्याख्या में, इसकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। मतलब अगर आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य कहां से लिए गए तो बता दीजिएगा रूस से। ठीक है, अगर रूस नहीं विकल्प है तो पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर दे सकता है। ठीक है, इन्हीं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर, ठीक है, यह भी पीसीएस में प्रश्न बन चुका है कि जो मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है, मूल कर्तव्य जोड़े गए क्या वह किस समिति के संस्तुति पर जोड़े गए, तो प्रिय विद्यार्थियों आपका सही उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर जोड़े गए। कब जोड़े गए, देखिए आपके सामने ही प्रश्न है 1976 में। एक बार प्रश्न यह बना किस संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया था उसमें, यही कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि 14 वर्ष के बच्चों को क्या कह रहे शिक्षा दे। ठीक है, अब देखिए तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रिय विद्यार्थी यह भी प्रश्न रिपीट हुआ, यह भी प्रश्न रिपीट हुआ। हमसे कह रहे हैं तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, क्या चंद्रबाबू नायडू जी थे, जगन मोहन रेड्डी जी थे, वाई एस विजयमाला जी थे, या के चंद्रशेखर राव जी थे, तो इसका सही उत्तर होगा क्या, के चंद्रशेखर राव। ठीक है, अब देखिए तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। इनका कार्यकाल 2 जून 2014 से
23 तक का रहा। 23 को क्या हुआ, तेलंगाना विधानसभा में चुनाव हुआ, भारतीय कांग्रेस ने विजय प्राप्त की और रेवंत रेड्डी साहब जो है बन गए तेलंगाना के मुख्यमंत्री। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने 11 नंबर का प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा ये जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री और पोर्टफोलियो, ठीक है, करंट से प्रश्न है, देख लेते हैं। ठीक है, मिलाने में क्या जा रहा है एक बार देख लेते हैं। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं, करंट से ही प्रश्न है, हमसे पूछ रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री और उनका पोर्टफोलियो। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि अब देखिए अरुण जेटली, ठीक है, कैबिनेट मंत्री थे, तो इनको वित्त और रक्षा का दिया गया था जिम्मेदारी। ठीक है, वित्त मंत्री और रक्षा का जिम्मेदारी दिया गया। ठीक, अब देखिए सुषमा स्वराज को क्या दिया गया, सुषमा स्वराज जी को क्या दिया गया, तो सुषमा स्वराज जी को क्या दिया गया, विदेश मंत्रालय। ठीक है, विदेश मंत्रालय। अब देखिए अरुण जेटली वित्त मंत्री, ए का तीसरा, ए का तीसरा, ठीक है, ए का तीसरा। ठीक है, तो पहले विकल्प में मात्र है। राजनाथ सिंह को क्या दिया गया, तो राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय। ठीक है, सुषमा स्वराज जी को विदेश मंत्रालय, स्मृति जुबिन ईरानी जी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि प्रश्नकाल में राजनाथ सिंह गृह, सुषमा जी विदेश, अरुण जेटली जी वित्त, स्मृति ईरानी जी मानव संसाधन विकास मंत्री थी। वर्तमान में अमित शाह गृह राजस्थान, राजनाथ सिंह जो है रक्षा, एस जयशंकर विदेश तथा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि फेडरेशन कप किससे संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों एक प्रश्न तो मैं देखा 16 तक इस टाइप से प्रश्न पूछ रहा था कि कौन सा कप किससे संबंधित है। ठीक है, 16 तक पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर 16, 21 में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है, क्या क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या वॉलीबॉल से। ठीक है, अब क्या सबको लगेगा कि भारत में जो है क्रिकेट बहुत है, तो लाओ क्रिकेट को मार देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए फेडरेशन और फुटबॉल, फेडरेशन और फुटबॉल, ध्यान दीजिए अगर आप शब्द को ही पकड़ लीजिए तब भी आपके प्रश्न सही होने वाले हैं कि फुटबॉल। ठीक है, फेडरेशन फुटबॉल। अब देखिए व्याख्या को देखते हैं। फेडरेशन कप जिसे प्रायोजक कारणों से हीरो फेडरेशन कप के नाम से जाना जाता है, भारत में एक वार्षिक नॉकआउट स्टाइल क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट था जो वर्ष 1977 में शुरू हुआ। स्थापना से लेकर 1997 तक, जब तक आई लीग शुरू हुई, यह भारत में सबसे प्रतिष्ठित स्तर का क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट था। प्रिय विद्यार्थियों हमसे अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि अब देखिए ये भी करंट से प्रश्न है, बस देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, क्या एम एल वालसम्मा, पीटी उषा, कमलजीत संधू, के मलेश्वरी। तो इसका सही उत्तर है कमलजीत संधू। प्रिय विद्यार्थियों आपको यह प्रश्न पढ़ के यह अनुमान जरूर हो जाना चाहिए कि हमसे खेल से संबंधित करंट पूछेगा ही पूछेगा, तो उसके लिए जो है हम लोग तैयार करके पहले से जो है एग्जाम में जाए। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं। अब देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्यों रिपीट हो सकता है, क्योंकि देखिए 400 मीटर का एशियाई खेल है और उसको जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, कहीं भी अगर महिला शब्द जुड़ जाए, ठीक है, और वो पहला कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो भारतीय महिला जुड़ गया, तो यह प्रश्न फिर से रिपीट भी हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा क्या, कमलजीत सिंधु। इसको व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे कमलजीत संधू पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ष 1970 में बैंकॉक में संपन्न एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा यह जा रहा है कि देश का नाम और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में प्राप्त कुल पदकों की संख्या। ठीक है, अब देखिए ये भी करंट से प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि देश का नाम और जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें कितने पदकों की संख्या किसको क्या मिला है। ठीक है, अब देखिए इंग्लैंड को क्या मिला, तो इंग्लैंड को 174 पद सबसे अधिक। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कौन होगा, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया होगा क्या। अब देखिए कनाडा, कनाडा कनाडा को 42। ठीक है, 42। ऑस्ट्रेलिया को कितना मिला, ऑस्ट्रेलिया को कितना मिला 137 पदक, और भारत को कितना 64 पदक मिला। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में हुई थी 23 जुलाई से 3 अगस्त 2014 के मध्य आयोजित हुई। इन खेलों में इंग्लैंड को सबसे, ठीक है, 174 पद सहित प्रथम स्थान, ऑस्ट्रेलिया 137 पद के सहित कितना द्वितीय स्थान। अब देखिए तृतीय स्थान किसे मिला, तो तृतीय स्थान मिला कनाडा को। ठीक है, जबकि भारत 15 स्वर्ण और 30, ठीक है,
15 स्वर्ण, 30 रजत, 19 कांस्य पदक के साथ कुल 64 पद के साथ वो 5वें स्थान पर रहा। 22 में क्या हुआ खेल, ठीक है, 22 में ये हुआ कि बर्मिंघम में आयोजित हुआ राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, जिसको कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित हुई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदकों सहित कुल पदक 118 प्रथम स्थान। इंग्लैंड को दूसरा स्थान मिल गया, ठीक है। अब देखिए पहले इंग्लैंड प्रथम स्थान पे था, अब क्या हुआ, अब इंग्लैंड द्वितीय स्थान पे चला गया, कनाडा जो है तृतीय और भारत क्या है चौथे स्थान पर रहा, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है, हमसे कह रहा है कि ना कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर हमको बताइए। कह रहा है शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि जो शिक्षक होता है उसकी जो प्रभावशीलता होती है, ठीक है, जो शिक्षक होता है उसकी प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है, ठीक है भाई, ऐसा लग रहा है हाँ ये तो करती होगी। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, नहीं, व्यक्तित्व से क्या मतलब है, ठीक है। मतलब क्या है कि शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है, कितना विषय शिक्षक समझ पा रहा है, ठीक। शिक्षक की प्रभावशीलता शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है, ठीक है। देखिए क्या बकवास बात कर रहे हैं, कैसे उसकी प्रभावशीलता कैसे लिखावट पे निर्भर करेगी। अब देखिए सी तो वैसे ही गलत हो गया, एकदम गलत हो गया, तो एक विकल्प तो बाहर है। आप देखिए कि कौन सा सही होगा, अब ए विकल्प सही। अब डी को पढ़ते हैं, कह रहे हैं शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सोचने की शक्ति का विकास करना है, भाई एकदम बात सही है। अब तो डी एकदम सही हो गया, डी मात्र एक विकल्प में, दो विकल्प में, और बी गलत है क्योंकि व्यक्तित्व पे निर्भर करता नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए और डी। मतलब हमसे अगर पूछे कि इस कथनों पर विचार करिए तो पहला कथन तो सही हो गया कि शिक्षण की जो प्रभावशीलता होती है शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है, ठीक है। और चौथा जो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को सोचने की शक्ति का विकास करना है, ठीक है। अब देखिए व्याख्या को पढ़ते हैं तो बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। कहना शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है और शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना है, अतः विकल्प सी सही होगा। अब देखिए हमसे पूछा ये जा रहा है अगले प्रश्न पर कि एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है, ठीक है। अब देखिए 4 चरण हैं, लेकिन अब उनको क्या करना है, आपको क्रम से लगा देना है। अब देखिए कह रहा है कि एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। उद्देश्य की स्थापना, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों को एकत्र करना, निष्कर्षों की व्याख्या। फिर हमें प्रश्न में पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम इन चरणों के लिए सही है, ठीक है। तो ए बी सी और डी सही है क्या, बी सी ए और डी सही है, ए सी बी और डी सही है, या फिर सी ए डी बी सही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस पे विचार करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप लोग उद्देश्य होगा, ठीक है। अनुसंधान के 4 चरणों में सबसे पहले क्या होगा, उद्देश्य होगा, ठीक है, उद्देश्य होगा। चलिए ठीक है, ये उद्देश्यों की स्थापना सबसे पहले हो गया। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे, आंकड़ों को एकत्र करेंगे, आंकड़ों को एकत्र करेंगे तो मान लीजिए सी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आंकड़ों को एकत्र करेंगे तब तो विश्लेषण करेंगे, कि पहले विश्लेषण कर लेंगे तब एकत्र करेंगे। तो आंकड़ों का विश्लेषण फिर करेंगे आप, तो बी हो गया, ए सी बी। अब फिर क्या है, निष्कर्षों की व्याख्या डी, ठीक है, निष्कर्षों की व्याख्या डी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए सी बी डी। पहले क्या, उद्देश्य की स्थापना, फिर आंकड़ों को आपने एकत्र किया, ठीक है, फिर उनका विश्लेषण किया और अंतिम में निष्कर्षों की क्या की, व्याख्या की। अब देखिए हमसे कह रहा है कि अच्छा अनुसंधान जो होता है, एक अच्छा अनुसंधान 4 चरणों में इस क्रम में होता है। उद्देश्यों की स्थापना, आंकड़ों को एकत्र करना, आंकड़ों का विश्लेषण और निष्कर्षों की व्याख्या। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है। प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है। स्थान त्रुटि, स्थिर त्रुटि, प्रत्युत्तर त्रुटि, प्रत्याशा त्रुटि, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा कि फलांक की त्रुटि कौन होती है, क्या स्थान त्रुटि होती है, स्थिर अर्थात जिसको अचर त्रुटि भी कहते हैं, प्रत्युत्तर की त्रुटि, या फिर प्रत्याशा की त्रुटि। तो फलांक की त्रुटि क्या होती है, फलांक की त्रुटि होती है प्रति उत्तर की त्रुटि, ठीक है। प्रति उत्तर की त्रुटि फलांक की त्रुटि है, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा हमेशा कि फलांक की त्रुटि कौन सी है, तो प्रति उत्तर की त्रुटि त्रुटि, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि फलांक की त्रुटि क्या है, तो विद्यार्थियों अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि फलांक की त्रुटि क्या है, ठीक है, तो आपको बताना होगा कि फलांक की त्रुटि मतलब होता है प्रति उत्तर की त्रुटि, ठीक है, प्रति उत्तर की त्रुटि,
ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आपसे एग्जामिनर यह पूछे कि फलांग की त्रुटि का क्या अर्थ है, तो प्रति उत्तर की त्रुटि। अब देखिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। हमसे कह रहे हैं वह चर जिसका हम औशतांक के अर्थात जिसको कहते हैं माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थी, यह भी रिपीट प्रश्न है, यह भी रिपीट प्रश्न है, प्रथम चरण से आप देख लीजिएगा। हमसे यह कह रहे हैं कि वह चरण कौन सा, ठीक है, वह चरण, वह चर जिसका हम औसतांक तथा क्या मतलब माध्य और मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी या आनुपातिक मापनी। तो इसका सही उत्तर होगा अंतराल मापनी। वह चर जिसका हम औसतांक तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, ठीक है, वह किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अंतराल मापनी द्वारा मापे जाते हैं। प्रिवेदा, तो अगर आपसे एग्जामिनर यह पूछे कि जिस वह चर जिसका औसतांक या माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अंतराल मापनी। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहा है कि अंतराल मापनी से प्राप्त मापन परिणामों पर गणितीय तथा सांख्यिकीय संक्रियाएं की जा सकती हैं। उन्हें जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने, मध्यमान, प्रामाणिक विचलन, सहसंबंध तथा अन्य सांख्यिकी गणना करने और अपने शोध अध्ययन के प्रदत्तों का संकलन या विश्लेषण करने के लिए उसे जितने भी गणितीय और सांख्यिकी संक्रियाओं की जरूरत है, वह सब इस मापनी की सहायता से उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारे सिलेबस का पार्ट है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, हमारे विश्व जो सिलेबस का पार्ट है उसमें है ना कि भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका, सेकंड यूनिट में। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कौन सा कार्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है। निगेटिव टर्म पहले कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अनुदान का आवंटन, ठीक है, विश्वविद्यालयों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण, ये भी सही है। लेकिन बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण क्या यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है। अब देखिए व्याख्या को देखते हैं। हमसे बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अनुदान का आवंटन, विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर, परीक्षा और अनुसंधान का पर्यवेक्षण करना आदि है। जबकि बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण का दायित्व तो इसका नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने 20 नंबर का प्रश्न से पूछा क्या जा रहा है कि अब देखिए मतलब 21 से लेके और आप अगर ध्यान देंगे, ठीक है, 21 की परीक्षा से लेकर 14 तक हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए एक एब्रिविएशन से प्रश्न बनते ही बनते हैं, वो किसी भी रूप में बने। अब देखिए फिर से आ गया। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द संक्षेप गलत है। ठीक है, मतलब हमको निगेटिव खोज के बाहर करना है। ठीक है, मतलब 3 आदमी सही है, एक निगेटिव, उसी को बाहर करना है। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहा है कि ELG, ठीक है, एल्गोल, ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक, ये बता रहे हैं कि सही है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक, ठीक है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, सही है, ये भी सही है। CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये भी सही है। लेकिन 5 जीपीएल, फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका देखिए गलत क्या है इसमें, तो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो संक्षेप रूप होता है वो होगा 5GL, नॉट PL। ठीक है, 5GL होगा, केवल 5GL होगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये फिर से रिपीट हो सकता है। इसका क्या है, 5GL, 5GL नॉट 5GPL। ठीक है, पुनः ध्यान देंगे, अगर हमसे पूछे कि एल्गोल, ठीक है, तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होगा। ठीक है, हम अगर हमसे एग्जाम में पूछे एल्गोल, ठीक है, तो इसका क्या होगा, संक्षेप रूप तो हो गया एल्गोल, लेकिन हमसे पूछे कि एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षेप रूप तो एल्गोल हो गया। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बना सकते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका जो संक्षेप रूप होगा प्रिय विद्यार्थी वो क्या होगा, 5GL होगा, 5GL होगा। अब देखिए कह रहे हैं क्या, हमसे बताइए जा रहा है कि विकल्प डी का शब्द संक्षेप गलत है। फिफ्थ जनरे फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ
या फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का संक्षेप 5GL होता है, ना कि 5GPL होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि विकल्प डी का क्या संक्षेप, गलत है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग का जो लैंग्वेज का संक्षेप होता है वो 5GL होता है, ना कि 5GPL होता है। ठीक है, अब देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि नीचे 4 ईमेल, यह भी रिपीट है प्रिय विद्यार्थियों, हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि नीचे 4 जीमेल दिए गए हैं। ठीक है, अब वो क्या है, राम स्टार श्याम @gmail.com, राम श्याम @yahoo.com, ठीक है, राम श्याम yahoo.co.in, ठीक है, राम टू श्याम @yahoo.com.in। ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सा ईमेल के सही पते हैं। ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि कौन सा ईमेल का सही पता है। ठीक है, तो .com, ठीक है, अब देखिए सही पता कौन कौन सा है, तो राम श्याम ठीक है yahoo.com, ठीक है, या फिर अब देखिए प्रश्न हमसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही है, तो बी और डी को सही बता रहे हैं, कह रहे हैं बी और डी, मतलब राम श्याम yahoo.com ये सही है। ठीक है, ईमेल के पते दिए गए हैं, ये सही बता रहे हैं और ये सही बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि राम टू श्याम @yahoo.com, ठीक है, राम श्याम yahoo.com, बी और डी को सही बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि अगला प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न हमसे पूछ कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ठीक है, मतलब एक नहीं है, निगेटिव है, उसी को निकालना हम लोग को बाहर। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा, ठीक है, एक जो हम बता रहे हैं वक्तव्य दे रहे हैं कौन सा सही नहीं है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, ठीक है। अब देखिए यह भी रिपीट है, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब को संबोधित करता है, ठीक है। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है, यह भी सही है। तो इसका कौन नेगेटिव है, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित नहीं करता। फिर विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, ना कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी। ठीक है, अब देखिए अगर अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, आप जो पानी पीते हैं, ठीक है, आप जो पानी पीते हैं, आप जो पानी पीते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ इसमें मिल जाए, ठीक है, तो वही कह रहे हैं और इसको दूषित कर दे पीने के पानी को, तो कौन सी बीमारी होगी, स्कर्वी होगी, टाइफाइड होगा, मलेरिया होगा या एनीमिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा टाइफाइड होगा। क्या होगा, टाइफाइड होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली खतरनाक बीमारी है, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड पाचन तंत्र और रक्त प्रवाह में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। गंदे पानी, संक्रमित जूस या पेय के साथ साल्मोनेला बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। टाइफाइड की संभावना किसी संक्रमित व्यक्ति के जूठे खाद्य पदार्थ के खाने पीने से भी हो सकती है, वहीं दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से भी ये संक्रमण हो जाता है। पाचन तंत्र में पहुंचकर इन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछ ये रहे ना कि निम्नलिखित में से, ठीक है, हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो सही उत्तर क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है। ठीक है, अब देखिए ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 शामिल है, ठीक है, मीथेन CH4 भी शामिल है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी शामिल है, ठीक है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी शामिल है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी शामिल है, ठीक है, SF6 भी शामिल है, NF3 भी शामिल, आदि शामिल है, हाइड्रोजन इसमें शामिल नहीं है। तो अगर हमसे एग्जाम पूछे कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछा ये जा रहा है कि 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय था। ठीक है, हमसे एग्जामिनर यह पूछ रहा है कि 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय था। ठीक है, छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन, सोचो खाओ बचत करो, ठीक है। अब देखिए हरित अर्थव्यवस्था क्या आप शामिल हैं, कई प्रजातियां, एक ग्रह एक भविष्य। ठीक है, 2014 का क्या थीम था, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2014 में क्या थीम था, तो उसको आपको पढ़ना होगा कि छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, 14 का पर्यावरण विषय क्या था,
छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2014 का विषय था छोटे द्वीप। ठीक है, विकसित राज्य होते हैं और अपनी आवाज उठाओ ना कि समुद्र स्तर। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मुख्य विषय या थीम था सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि 2023 का मुख्य विषय क्या था, सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए ये अच्छा प्रश्न है, हमसे कह रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। ठीक है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है, या यह अम्ल वर्षा को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है, यह प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पौधे लगाने के लिए प्रयत्न करने की देशों के बीच एक समझौता है, या फिर यह परमाणु ऊर्जा का उपयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु, ठीक है, कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। ठीक है, किसको, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, कभी आपसे पूछ ले क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है तो आपको बताना होगा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने से संबंधित है। ठीक है, आपसे पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है तो आपको बताना होगा यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। ठीक है, हमारे सामने अगला प्रश्न, पहले तो हम लोग व्याख्या देखेंगे। हमसे कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशनल एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। यह संबद्ध है, यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कम करने से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए यह प्रश्न भी रिपीट हुआ, हमसे पूछा ये जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता हैं, क्या जयदेव हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या कालिदास हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव हैं। ठीक है, जयदेव हैं। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव हैं। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता अगर हमसे पूछे तो कौन है, जयदेव हैं। अब देखिए हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कौन सा सही उसको बताइए। जवाहरलाल नेहरू पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक। ठीक है, अब देखिए क्या जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं, इसके संस्थापक कौन थे, गोविंद रनाडे जी थे। कौन थे, ठीक है, अगर आपसे पूछे पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे तो गोविंद रनाडे जी थे। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की तो गोविंद रनाडे जी ने, महादेव गोविंद रनाडे जी ने की। ठीक है, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये सही है। ठीक है, महान मदन मोहन मालवीय बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। ठीक है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता। ठीक है, यह भी सही है, लेकिन तब क्या गलत हुआ, पहला। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक नहीं थे, बल्कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, आदरणीय महादेव गोविंद रनाडे जी थे। ठीक, जिनका संबंध किससे है, प्रार्थना समाज से है। ठीक है, अब देखिए हमसे बता रहे हैं व्याख्या में कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए बनाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में कब हुई, 1916 में हुई, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, तथा 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, जिसे कालांतर में ब्रह्म समाज कहा गया। 1850 के दशक में केशव सेन जुड़ गए थे। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने 29 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण से संबंधित ढेर सारे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, और ये बनेंगे भी, क्योंकि आज के समय क्या है, पर्यावरण हमारे लिए चुनौती है। ठीक है, वायुमंडल हमारे लिए चुनौती है, कैसे हम लोग उसको शुद्ध रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैसें हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है, प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछ रहे हैं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ठीक है, उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में। क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, या ऑक्सीजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, या फिर भाप और आर्गन पाया जाता है, या मीथेन या ऑक्सीजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन कितना तो लगभग 78% नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन 20%। ठीक है, ऑक्सीजन कितना, 20%। ठीक है, अब देखिए तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ,
नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि पृथ्वी के वायुमंडल में दो प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है, तो आपको बताना होगा कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन है, जिसकी प्रतिशतता क्रमशः 78.08% तथा 20.95% है। ठीक है, अब हमारे सामने अगला प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची निम्नलिखित है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहे हैं कि बता भी रहे हैं कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची निम्नलिखित है, जिसमें चर्चा कर रहे हैं गुजरात की, पश्चिम बंगाल की, अंडमान तथा निकोबार और ओडिशा की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि उपयुक्त राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के कक्ष, ठीक है, कच्छ वनस्पति कवर के प्रतिशत के गिरते हुए क्रम का सही विकल्प बताइए। मतलब समझ लीजिए कितना अच्छा प्रश्न है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है, अभी ये रिपोर्ट के आधार पे जो है होगा प्रश्न। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि एक वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है सरकार, उसके आधार पे, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं कि कक्ष वनस्पति कवर के गिरते हुए, ठीक है, प्रतिशत के गिरते हुए क्रम का सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सी। ठीक है, सी विकल्प सही है। क्या पहले क्या पश्चिम बंगाल है, फिर क्या गुजरात है, फिर क्या अंडमान तथा निकोबार है और अंतिम में उड़ीसा है। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं, बहुत सी बात स्पष्ट होने वाली है। ठीक है, हमसे कह रहा है प्रश्न काल में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार दिए गए विकल्पों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कक्ष वनस्पति कवर का गिरता प्रतिशत इस प्रकार है कि पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, उड़ीसा। अब देखिए ये महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कक्ष वनस्पति मैंग्रोव वन जिसको कहते हैं का प्रतिशत इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल, देखिए अभी भी पश्चिम बंगाल 42.34, ठीक है, फिर गुजरात, अभी वही क्रम है। ठीक है, बस क्या हुआ, उड़ीसा में स्थिति में बदलाव हुआ है। फिर अंडमान निकोबार, ठीक है, पहले पे पश्चिम बंगाल है। अगर हमसे पूछे कि कच्छ वनस्पति का गिरता प्रतिशत बताइए आप, तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात है, ठीक है, फिर अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।